नमस्कार। मैं हूं अंकित। आप सभी जुड़ चुके हैं टॉपर स्लैन के साथ। क्या जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मुद्दा अभी चल रहा है, एस जयशंकर साहब जो हमारे यूएस गए हुए थे, वहां पर जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर की बात होती है तो रशिया ने हमारा सपोर्ट किया है। कुल मिला के जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 मेंबर हैं उनमें से 4 मेंबर का सपोर्ट हमको मिल रहा है। 4 मेंबर का सपोर्ट मिल रहा है, एक का नहीं मिल रहा है। जिसका नहीं मिल रहा है वो है चाइना। क्यों नहीं मिल रहा है बात करेंगे। बट सवाल ये उठता है कि जो यूएन सिक्योरिटी का परमानेंट मेंबर की जो सीट है, क्या एक समय ऐसा था जब नेहरू जी ने इसको लेने से इनकार कर दिया था? क्या नेहरू जी ने इस परमानेंट मेंबर की सीट को थाल में सजा के चाइना को पेश कर दिया था? क्या कुछ ऐसा है? क्या हम ऐसा जो नेहरू जी पे लांछन लगाया जा रहा है, नेहरू जी के बारे में जो बोला जा रहा है, क्या वो सही है? अगर सही है तो नेहरू जी ने ऐसा क्यों किया था? क्या आज तक हम उसी खाई को भरने के प्रयास में लगे हुए हैं? और हमें आज़ादी को आज 75 वर्ष हो गए। आज़ादी को 75 वर्ष हो गए, उसके बाद भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप की सीट नहीं मिल पा रही है। तो इसके पीछे क्या नेहरू जी का ही हाथ था? हम इसको समझते हैं। तो जो नेहरू जी का हाथ की बात है, इसको 1 मिनट के लिए रोकते हैं। उससे पहले हम कुछ और थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, उसके बाद ही हम जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट है उसके बारे में जान सकेंगे। देखिए क्या है कि रूस ने अभी क्या कहा है। आपको पता है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग चल रही है, ठीक है। उस मीटिंग में रशिया ने कहा है कि ब्राजील, ठीक है, और इंडिया परमानेंट मेंबरशिप के लिए दावेदारी पेश करते हैं। किसमें? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। ये देखिए, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रशिया ने हमारा सपोर्ट किया है। इसके अलावा आप देखें, जो हमारे सुब्रमण्यम जयशंकर साहब हैं, हमारे विदेश मंत्री हैं, इन्होंने कहा है कि इंडिया हैज पावरफुल केस टू बी परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। मतलब भारत के पास प्रबल दावेदारी है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप के लिए। क्यों ऐसा बोला है एस जयशंकर प्रसाद ने? तो इसके पीछे रीजन ये है कि जो एस जयशंकर साहब हैं, उनका मानना है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको कंट्रोल करता है। भारत चाइना से लगा हुआ है, भारत अमेरिका के साथ अपने संबंधों को साझा करता है। जो चाइना के साथ हमारे संबंध हैं, जो अमेरिका के साथ हमारे संबंध हैं, उन सबको देखते हुए जो एस जयशंकर साहब हैं, इनका मानना है कि हिंदुस्तान के पास एक प्रबल दावेदारी है, ठीक है। क्यों चाह रहे हैं हम जो परमानेंट मेंबरशिप है, सीट है यूएन काउंसिल की, ये क्यों चाह रहे हैं? तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन होता है वीटो पावर का। क्योंकि जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 मेंबर हैं, उन 5 मेंबर के पास ही वीटो है। वीटो का ऐसा ये है कि कोई भी सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है, अगर किसी देश के द्वारा कोई ऐसा प्रस्ताव लाया गया जिससे जो परमानेंट देश है, इस 5 में से कोई भी एक देश उस प्रस्ताव से अगर सहमत नहीं है, तो वह उसको वीटो कर सकता है। अगर वीटो कर दिया तो वो प्रस्ताव वहीं पे खत्म हो जाएगा। अगर हिंदुस्तान को ऐसा पावर मिल जाता है तो 21वीं सदी बिल्कुल हमारी होगी, कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि एस जयशंकर प्रसाद ने बोला भी है कि 21वीं सदी अगर एशिया की चाहिए तो हिंदुस्तान और चाइना को एक साथ रहना पड़ेगा। हिंदुस्तान और चाइना को एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, तभी हम जो 21वीं सदी है वो एशिया की ला सकते हैं। यहाँ पे इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि हमारे पास यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो परमानेंट मेंबर सीट है उसके लिए प्रबल दावेदारी है, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए कि जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, क्या है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल? तो आप समझें कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो परमानेंट मेंबर होते हैं वो है 5। कौन कौन से हैं साहब? एक तो है यूएस, ठीक है, एक है चाइना, एक है यूके, एक है रशिया, एक है फ्रांस। ये वो देश हैं। ये कौन से देश हैं? ये वो देश हैं जो सेकेंड वर्ल्ड वार में सब विजेता हुए थे। जो सेकेंड वर्ल्ड वार जब खत्म हुआ था, उसके जो विजेता देश हैं वो यही हैं, ठीक है। यही यूएन सिक्योरिटी के परमानेंट मेंबर हैं। वीटो किसके पास है? इन्हीं 5 के पास है। इसके अलावा जो 10 अन्य नॉन परमानेंट मेंबर हैं उनके पास वीटो नहीं होता। इसमें नॉन परमानेंट मेंबरशिप आप देख लीजिए किसके पास है, ठीक है ना। टोटल जो सदस्य देश हैं वो कितने हो गए? 15। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो टोटल सदस्य
देश होते हैं परमानेंट प्लस नॉन परमानेंट को मिला के, वो हो गए कितने? 15। वो हो गए कितने? 15। इसके अलावा आप देखिए कि जो इंडिया है जिसके पास यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट सीट के लिए 4 आउट ऑफ 5, मतलब कहने का कि 4 देशों का समर्थन हमको मिल जाता है इस सीट के लिए, बट एक देश का नहीं मिलता। वो एक देश कौन है उसको जानेंगे, उससे पहले हम ये जानें कि ये 4 देश कौन से हैं। इन 4 देशों में एक है यूनाइटेड स्टेट्स, एक है फ्रांस, एक है रशिया, एक है ग्रेट ब्रिटेन। तो ये जो 4 देश हैं इनका तो सपोर्ट हमको मिल रहा है कि हिंदुस्तान को यूएन सिक्योरिटी की परमानेंट सीट दी जानी चाहिए, लेकिन जो सपोर्ट नहीं कर रहा है वो हमारा पड़ोसी को जलन हो रही है। वो पड़ोसी कौन है? चाइना। वो पड़ोसी कौन है? चाइना। चाइना नहीं चाह रहा है कि एशिया में हमारे अलावा कोई दूसरी पावर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर सीट को धारण करे, इसलिए वह इस बात का सदैव विरोध करता है। और जो उसके पास यूएन सिक्योरिटी की परमानेंट सीट है, उसके पास जो वीटो है उसका गलत इस्तेमाल करता है हिंदुस्तान के विरोध में। एक समय में फ्रांस ने एक प्रस्ताव दिया था कि जैश ए मोहम्मद के संस्थापक मसूद अजहर, ये कौन है? ये है जैश ए मोहम्मद का संस्थापक मसूद अजहर। जब मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित किए जाने का प्रस्ताव दिया फ्रांस ने, उस समय चाइना ने इसको वीटो कर दिया। ऐसे प्रस्ताव को चाइना ने, ये देखिए संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद, चीन स्थायी सदस्य है और उसने फ्रांस के इस प्रस्ताव को वीटो कर दिया। साहब चाइना ने इसका गलत प्रयोग किया। ऐसा एक बार नहीं किया है, ऐसा उसने चौथी बार किया, इससे पहले 3 बार और कर चुका था। तो इसका मिसयूज कर रहा है, ठीक है ना। तो क्या अब जो यूएन सिक्योरिटी के परमानेंट मेंबर की सीट की दावेदारी है, क्या वो हिंदुस्तान को मिलेगी? कब तक मिलती है, इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अब क्या है कि वो इंतजार कहाँ तक करना पड़ेगा, उसके लिए जयशंकर साहब का मानना यह है कि जल्द से जल्द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट इंडिया के हाथों में होगी। और चाइना के बारे में उनका ये कहना है कि अगर एशिया की सेंचुरी हमको चाहिए है तो चाइना को हमारा सपोर्ट करना पड़ेगा। इंडिया और चाइना अगर मिलके साथ करेंगे, एक साथ काम करेंगे, तभी 21वीं सेंचुरी जो है वो एशिया की होगी, ठीक है। आगे देखिए क्या है, ये देखिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो अस्तित्व में कब आया? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल अस्तित्व में आया 1945 में। 1945 में क्यों आया? क्योंकि 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल अस्तित्व में आया। अब जब सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ, उसके बाद जो विजेता देश थे उनमें 2 सुपर पावर बन के उभरे, 2 नई सुपर पावर विश्व में स्थापित हुए, जिसमें एक था रशिया, एक था यूएस। जो रशिया है वो सौम्यवाद का पालन कर रहा है, जो यूएस है वो पूंजीवाद को बढ़ावा दे रहा है, पूंजीवाद को संरक्षण कर रहा है। एक पूंजीवादी देश है रशिया, सौम्यवादी देश है। अगर आप बात यहाँ पे रशिया की करते हो, अगर आप बात यहाँ पे यूएसए की करते हो, तो दोनों के बीच विचारधारा का मतभेद शुरू हो गया। विचारधारा का मतभेद क्या है? सौम्यवाद और पूंजीवाद को लेके। ये जो विचारधारा का मतभेद था, इसी मतभेद को लेके दोनों में एक युद्ध शुरू होता है, जिसको नाम दिया गया क्या? कोल्ड वार, शीत युद्ध नाम दिया गया। जो कि शीत युद्ध चलता रहेगा इन दोनों के बीच कब तक? जो कि शीत युद्ध इन दोनों के बीच चलेगा साहब 1991 तक। ये क्या है? ये विचारधारा का युद्ध है। इसमें दोनों अपने हेजीमनी के लिए लड़ रहे हैं, दोनों अपने अस्तित्व को बढ़ाने के लिए लड़ रहे हैं। तो ऐसे में जब दोनों के बीच एक विचारधारा का युद्ध शुरू हो जाएगा, उसी बीच आप देखेंगे 1949 में एक और घटना घटित होती है। वो घटना क्या है? ये तो 2 सुपर पावर हो गए, इसके अलावा अगर कोई तीसरा देश है तो वो कौन था? वो था चाइना। अब चाइना में 1949 में हुआ ये, 1949 में ये हुआ कि 1949 में आप चाइना में देखेंगे, चाइना में नई सरकार स्टेब्लिश होके आई, जिसको कि आप बोलते हैं पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का गठन हुआ, नई सरकार अस्तित्व में आई।
अब जो हमने पीछे आपको बताया था कि क्या जो यूएन सिक्योरिटी के परमानेंट मेंबर की सीट है उसको क्या नेहरू जी ने थाल में सजा के चाइना को दे दिया था? क्या यूएस के द्वारा हिंदुस्तान को ऑफर दिया गया था कि आप यूएन सिक्योरिटी की परमानेंट मेंबरशिप ले लो, बट नेहरू जी ने उसको इनकार कर दिया था लेने से? क्या कुछ ऐसा है? तो यहीं पे आप देखोगे बताया जाता है कि नेहरू जी को 2 बार सीट ऑफर की गई, एक बार 1950 में, एक बार 1953 में। ये जो 2 बार इंडिया को यूएन सिक्योरिटी परमानेंट मेंबर सीट दी गई थी, प्रस्ताव दिया गया था, उस प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसको दे दिया? चाइना को दे दिया। किसको दे दिया? चाइना को दे दिया। अब ये बात कौन बताता है? ये बात देखो, जो शशि थरूर हैं, ठीक है, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्य बनाए जाने को लेकर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की वकालत की। तो जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना अभी हाल ही में सत्ता में आई है, उसको स्थायी सदस्यता की सीट की वकालत किसने कर दी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कर दी। किसने कर दी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कर दी। आप देखिए 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के उद्भव के बाद चीन का प्रतिनिधित्व, ये देखिए, ये चीन के जो नए प्रधानमंत्री थे च्वांग काई शेक, ठीक है ना, के रिपब्लिक ऑफ चाइना का शासन करना था, ना कि माओ का पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। संयुक्त राष्ट्र ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को सीट देने से इनकार कर दिया था। देखिए पूरा मैटर ये था कि जो संयुक्त राष्ट्र था उसने जो अभी यूएन में नई पार्टी चुन के आई है, जिसकी नई सत्ता में आई है, उसको यूएन सिक्योरिटी के परमानेंट सीट की जो देने की बात थी वो इसको देने से मना कर दी। के बाद नेहरू जी ने इसी चीज की वकालत की है। इसी पार्टी से चुने गए जो नए प्रधानमंत्री हैं उनको यह सीट देने के लिए भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी सिफारिश की है। ये बात शशि थरूर ने बताई है। शशि थरूर के बारे में आप जानते हैं, जो कि इस समय बहुत चर्चाओं में हैं। वो चर्चाएं क्या हैं? तो कांग्रेस पार्टी में जो अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर नई बातें निकल के आ रही हैं, उसमें एक दावेदार माने जा रहे हैं शशि थरूर जी भी। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, उसके माध्यम से, उस पुस्तक के माध्यम से इन्होंने यह वकालत की है कि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना, अपनी किताब में लिखा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के नेहरू, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्य बनाए जाने को लेकर चाहना थे। तो इन्होंने अपनी पुस्तक में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं उन पर ये बात बोली है कि जो चाइना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो सीट दी गई थी, ऑफर की गई थी, वो सीट पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चाइना को ऑफर कर दी और वह सीट चाइना को मिल गई। तो साहब ऐसा है क्या? आप देखें कि उसके पश्चात कुछ समय बाद जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं उन्होंने अपनी बेटी से बात करते हुए भी इस बात को स्वीकार किया कि सिर्फ यूएस ही नहीं बल्कि एक बार रशिया ने भी हमको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर की सीट की दावेदारी पेश करने का ऑफर दिया था, लेकिन नेहरू जी ने उसको भी ठुकराया। ये बात उन्होंने अपनी बेटी से कही है, जिसका उल्लेख भी किया गया है। कई जगहों पर इस बात का उल्लेख मिल जाता है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबर जो सीट है वो हमारे पास बहुत पहले होती, जिसका कि आज तक हमको इंतजार है। तो उस समय आखिर नेहरू जी ने क्यों इस सीट को नहीं लिया, क्यों इस सीट को ठुकरा दिया? उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? तो उसके पीछे कई सारे कारण हैं। पहली बात तो यह है कि जो यूएस है वो कोई सीट हमको दान में नहीं देना चाहता था। आपको पता है कि यूएस जो है वो पूंजीवादी देश है, जो रशिया है वो साम्यवादी देश है, चाइना एक साम्यवादी सरकार आई है। तो अब क्या है कि जो यूएस है और रशिया है एक दूसरे के विरोधी। ऐसे में यूएसए चाह रहा था कि एशिया में जो साम्यवादी चाइना है उसकी जगह पे अगर हिंदुस्तान को परमानेंट मेंबरशिप की दावेदारी मिलती है तो वो हमारे लिए लाभ की बात होगी। तो यहाँ पर जो यूएस है उसकी अपनी अपनी कुछ राजनीतिक जिज्ञासाएं हैं, जिनको पूर्ति करने के लिए वह हिंदुस्तान को सिर्फ एक प्यादे के रूप में प्रयोग करना चाह रहा था। हिंदुस्तान को सिर्फ प्यादे के रूप में प्रयोग करना चाह रहा था, जिसकी इस चाल को पंडित जवाहरलाल नेहरू बखूबी समझते थे। इसलिए उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया कि हम इस सदस्यता को मानने के लिए स्वीकार करें।
इनकार कर दिया सीधे से। इसके अलावा जो रशिया है उसने स्पष्ट तौर पर ये बात बोली थी कि अगर चाइना यूएन सिक्योरिटी के परमानेंट मेंबरशिप से हटाया जाता है तो हम भी इस सीट को छोड़ देंगे। तो ऐसे में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वह अपने संबंधों को रशिया और चाइना के साथ नहीं बिगाड़ सकते थे। चाइना पड़ोसी है, रशिया भी हमारा शुरू से सहयोगी रहा है। आज तो आप देखोगे हमारे जो वेपन्स हैं, हमारा जो डिफेंस है, उसकी 80% डिपेंडेंसी किस पे है? रशिया पे है। लेकिन अमेरिका फिर भी चाह रहा है कि रशिया से हिंदुस्तान को अलग किया जाए। क्यों? क्योंकि अमेरिका सदैव से ये चाह रहा है कि हिंदुस्तान हमारे करीब में रहे, रशिया के पास ना जाए, और हिंदुस्तान को सदैव वो चाइना को टैकल करने के लिए प्रयोग कर सके और पाकिस्तान के विरोध में कर सके। तो ये चाल यूएस की सदैव से रही है। तो यहाँ पर हम चाइना और रशिया के विरोध में नहीं जाना चाह रहे थे, ठीक है। तो इसलिए हमने उस सीट को लेने से मना कर दिया। दो बातें। तीसरी बात एक और थी, वह ये थी कि जो एक तो बात हो गई कि वो लेना नहीं एक तो बात हो गई कि यूएस की अपनी अपनी कुछ जिज्ञासाएं थी। एक बात हो गई कि रशिया इस बात को उसने बोला था कि अगर चाइना को दी जाती तो हम भी इस मेंबरशिप को छोड़ देंगे। इसके अलावा आप देखो पंडित जवाहरलाल नेहरू ये बात जानते थे कि हमने अभी नई नई आज़ादी प्राप्त की है। ऐसे में हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका कि हमको सामना करना है। हमारा देश भुखमरी के दौर से गुजर रहा था जब ब्रिटिश हमको छोड़ के गया। उसके बाद आपको पता होगा कि हिंदुस्तान की आर्थिक हालत क्या थी। हिंदुस्तान के पास उतने खाद्यान्न मौजूद नहीं थे जितनी कि उसकी आबादी थी जिसको कि वह खाना खिला सके। देश भुखमरी की कगार पे खड़ा था। ऐसे में पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं चाहते थे कि वह वर्ल्ड की ऐसी राजनीति में अपने आप को शामिल करें जहां पर किसी का कोई भरोसा नहीं है, कौन कहां से कौन सी चाल चल रहा है। तो इन चालों से सावधान रहने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस समय इस सीट की जो दावेदारी दी जा रही थी उनको उसको अस्वीकार कर दिया, ठीक है। आज जिस सीट के लिए एस जयशंकर प्रसाद बोल रहे हैं या जिसने रशिया का समर्थन किया है या विश्व के अन्य 4 कंट्रीज हैं जो हिंदुस्तान को इस सीट को देने का समर्थन कर रही हैं, वह सीट वाकई में पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय हिंदुस्तान को मिल सकती थी। लेकिन उस समय की स्थिति को देखते हुए, उस समय की समस्याओं को देखते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस सीट को लेने से इनकार कर दिया था, ठीक है ना। आप उम्मीद करते हैं ये पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा कि क्यों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस सीट को लेने से इनकार कर दिया, क्या थे इसके पीछे कारण, आप इसको समझें, ठीक है। थैंक यू। अरे भाई बॉस क्या है ये?